भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इस समय हम मऊ जनपद के घोसी लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं। अगर हम मऊ की घोसी लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आखिरी चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है और कुल चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को परिणाम घोषित होंगे। मऊ की घोसी सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजीव राय को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि अगर एनडीए की बात करें तो यह सीट सुभासपा के खाते में गई है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर यहां से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बसपा ने हालांकि अभी तक इस सीट पर अपने किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। चूंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी चर्चाएं भी अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पे आने लगी है और ऐसा माना जाता है कि चाय की दुकानों पे जो आम लोग जुटते हैं वहां यह चर्चाएं जरूर आम होती है। हम इस समय मऊ की घोसी लोकसभा क्षेत्र के नगर क्षेत्र के ऐसे ही एक दुकान पे है जहां आप देख सकते हैं कि शाम का समय हो रहा है और तमाम लोग यहां मौजूद हैं और चाय पी रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हम यहां इनके पास चलेंगे और इनसे जानेंगे कि इस बार होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये चूंकि घोसी के रहने वाले हैं, घोसी के मतदाता हैं, इनके क्या मुद्दे हैं और किस बिना पर ये आने वाले चुनाव में अपने सांसद को चुनने जा रहे हैं। तो हम चलेंगे और बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? शादाब काज़मी। शादाब जी, 24 के चुनाव की तिथियों का भी ऐलान हो गया है। आखिरी चरण में चुनाव है मऊ का। क्या मुद्दे हैं? मतदाता हैं आप? बिल्कुल मतदाता हूँ, लेकिन अभी मुद्दों की अगर बात है, मुद्दे बहुत से हैं। ऐसे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन अभी वर्तमान जो सरकार है वो इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, बल्कि उसको मालूम है वो मंदिर पे बात करेगी, कभी मुख्तार पे बात करेगी, कभी अतीक पे बात करेगी, कभी आजम पे बात करेगी। तो ऐसे में कोई मुद्दे फिर रह नहीं जाते हैं और धर्म और जाति के नाम पे चुनाव होता है। एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस और दोनों से प्रत्याशी भी यहाँ आ चुके हैं। बहुजन ने भी पत्ता नहीं खोला है। क्या लग रहा है घोसी का चुनाव कहाँ जा रहा है अभी? देखिए, इंडिया और एनडीए की आपने बात किया, दोनों ने प्रत्याशी दे दिया और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। वोट काटने का कह सकता हूँ मैं, वो काम करता है जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होता है। बाकी आप देख रहे हैं अभी विधानसभा चुनाव में भी एक सीट बचा पाई बसपा, जो खुद अपने चेहरे पर उमाशंकर सिंह ने जीती। तो क्या लग रहा है कि एनडीए के सामने इंडिया में बड़ा चेहरा किसको देख रहे हैं? बड़ा चेहरे तो बहुत से हैं। ऐसे बड़ा चेहरा किसको मान रहे हैं? और मऊ की अगर हम बात करें तो मऊ में क्या लग रहा है? इसके पहले 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। बसपा ने यहाँ से बाजी मारी, हालांकि सांसद लगातार जेल में है और इस बार बसपा अलायंस में शामिल नहीं है। सपा कांग्रेस है, भाजपा ने सीट दे दी है सुभासपा के खाते में। तो क्या लग रहा है कि अभी लड़ाई कहाँ जाने वाली है? आपने बसपा का जिक्र किया कि बसपा के वर्तमान सांसद जो है वो बसपा से हैं, तो आपको याद होगा बसपा और समाजवादी पार्टी तब मिल के चुनाव लड़े थे, तो वो जो सांसद है बसपा के वो जीत पाए। वर्तमान में बसपा के आप देख रहे हैं हाल क्या है, और अभी सपा और कांग्रेस गठबंधन में है और भी जो दल हैं वो हैं। तो सीधे तौर पे इंडिया और एनडीए की लड़ाई है और दोनों ने अपने प्रत्याशी दे दिए। हालांकि ये जरूर है, एनडीए ने जो प्रत्याशी दिया है वो कमल सिंबल जो है उनका, उस पर नहीं चुनाव होगा, इसका तो असर देखने को मिलेगा। तो ये थे, इन्होंने बताया कि भाजपा ने जरूर यहाँ अपना प्रत्याशी दिया, लेकिन चूंकि सुभासपा के खाते में सीट है तो चुनाव चिन्ह जो है यहाँ छड़ी रहेगी, तो उसका कुछ असर दिखाई पड़ सकता है। कुछ और लोग हैं यहाँ चाय पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटेलाल गांधी। छोटेलाल जी, क्या करते हैं आप? हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गंगा तमसा सेवा समिति के महामंत्री हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो समाज में आते जाते होंगे, समाज में आप यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है जो चुनाव में मुद्दों की अगर हम बात करें तो आप भी जो है मतदाता हैं, क्या मुद्दे हैं? जी ऐसा है, देखिए
सबसे पहला मुद्दा होता है शांति और सुरक्षा। जहाँ शांति रहेगी तभी विकास होगा, जब शांति नहीं रहेगी तो सर्वनाश होगा। तो यह मुद्दा शांति और विकास को लेकर है। तो कल्पनाथ राय जी के बाद कोई इस धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं पैदा हुआ कि कोई विकास करे, लेकिन हमारे मऊ के धरती के जो है ए.के. शर्मा जी हैं, मंत्री हैं, और लोगों की कुछ आशाएं हैं उनसे विकास की। तो यह लड़ाई जो है विकास की है और सुरक्षा को लेकर है। मोदी के नाम पर लोगों का विश्वास है और विकास के नाम पर ए.के. शर्मा के प्रति विकास के नाम पर विश्वास है। अब मोदी के नाम पर यहाँ जनता वोट देती है, प्रत्याशी का मुख नहीं देखती। विकास और सुरक्षा इसी को लेकर यह वोट होगा। तो इस बार तो सपा ने भी अपने एक बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय सचिव हैं, और भाजपा अलायंस खाते में गई सुभाषपा, ओम प्रकाश के बड़े बेटे। क्या लग रहा है इस बार कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हमारा यहाँ वोट हम मोदी को देखकर और योगी को देखकर वोट देते हैं लोग। और यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं सारे लोगों को, चंदे और राजभर जो है थैली से निकले हुए सांसद थे। अभी एक जो है बसपा से जीते थे तो बेचारे जेले में है, हमारा विधायक जेले में है, उसके पहले भी विधायक जेल में है। यहाँ दुर्भाग्य है कि जो भी अगर जीतता है जेल में रहता है, जनता का विकास बाधित रहता है। और ए.के. शर्मा से कुछ आस है लोगों को कि यह जो है यह चुनाव 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 400 पार हो रहा है, तो मऊ का विकास जो है काफी होगा। क्योंकि ए.के. शर्मा जी नगर विकास मंत्री हैं और ऊर्जा राज्य मंत्री। हमारा बुनकरों का क्षेत्र है मऊ बुनकरों का क्षेत्र है, जहां बिजली की व्यवस्था है। पूर्व सरकार में हर एक 15 दिन में बुनकर जो है धरना करता था, ट्रांसफार्मर जलता था, लाइन नहीं मिलती थी, दिक्कत होती थी। और आज इस सरकार में बुनकरों का जीवन बिजली है। अब बिजली जो है लगभग 22 घंटा बुनकरों को मिल रही है। तो अगर बुनकर को जिंदगी मिल रही है, रोजी मिल रहा है। एक सवाल बीच में आपकी बात काट रहे हैं। मऊ कभी आपने बताया कल्पनाथ राय की धरती रही है, विकास के नाम से जानी जाती है। कल्पनाथ राय के मरने के बाद तमाम बार आप लोगों ने सांसद चुने, कोई जेल में रहा, कोई बाहर भी रहा। भाजपा के भी सांसद आपने चुने हैं, हरियाणा राजभर को 2014 में। तो फिर कैसे विकास की कैसे आप कर रहे हैं? क्योंकि जो ये सीट है ये ओम प्रकाश राजभर के खाते में है, तो अगर जिताते हैं तो फिर क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, मऊ का ऐसा समीकरण है ना कि सत्ता पक्ष का कभी जीतता नहीं, हमेशा विरोध के लोग जीतते हैं। अभी मान लीजिए सत्ता केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में है तो यहाँ विपक्ष वाले जीतते हैं। तो विपक्ष वाले जीतेंगे तो विकास में बाधा पहुंचती है। जब तक कि डबल इंजन की सरकार चाहे सरकार से जुड़ा हुआ नहीं रहता तब तक विकास संभव नहीं, क्योंकि सारे लोग अपना भेदभाव वोट की राजनीति के तहत करते हैं, इसलिए यह विकास में बाधा पहुंचता है। डबल इंजन की सरकार के साथ जो जुड़ा रहेगा ये वोट करने की बात कर रहे हैं। कुछ और हैं, क्या नाम है आपका? फहद काजमी। फहद जी, किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा? अगर घोसी की हम बात करें तो घोसी में 2 प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, बसपा ने नहीं अभी अपने पत्ते खोले हैं। क्या मुद्दे हैं और कहाँ जा रही है घोसी की जनता, किसको चुने जा रही है? घोसी की जनता तो भाई अपना फैसला कई साल से लगातार करती चली आ रही है, जिसमें अलग अलग लोगों को चुना है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर भाजपा से हट गए तो उनको जेल में ही जाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? और जो जेल के बाहर रहते हैं, भाजपा के जैसे हरिनारायण राजभर जी थे, जेल के बाहर थे, लेकिन उनके हिसाब से भी कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, विकास पुरुष के नाम पे अगर देखा जाए तो कल्पनाथ राय का नाम तो भाई एक पास्ट हो गया, उसको छोड़ दीजिए। अब आप अगर नए में देखा जाए तो ए.के. शर्मा जी एक बेहतर ऑप्शन है और अच्छे आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़े लिखे हैं, IAS हैं, और उनकी सोच और उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सेकुलर और अच्छी लगती हैं। ये अलग सी बात है कि पार्टी चाहे कोई किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं उसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मऊ की जनता का फैसला हर बार आप लोग देखते हैं कि क्या रहता है। और दूसरी चीज की जहां तक मुद्दे की बात है तो मुद्दा इस टाइम एक राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया इस देश को, इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि गरीब जनता का पैसा टैक्स के माध्यम से लूटा जाता है और बड़े बड़े लोगों को, खास करके जो कारपोरेटेड लोग हैं, उन लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाता है। और साथ ही साथ ऐसा 30 लोग ऐसा हैं जो भी बड़ी, हम लोग तो छोटे स्तर के लोग हैं जो देखते हैं वो जानते हैं, 30 ऐसी कंपनियां जहां रेट पड़ी और 1 महीने के अंदर अंदर उन लोगों ने भाजपा को बड़ा चंदा दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया और NDA, क्या लग रहा है? आप भी मतदाता हैं, चुनाव किधर जाने की उम्मीद है? किधर चुनाव झुक रहा है?
देखिए, एक पढ़ा लिखा कोई आदमी अगर सत्ता हाथ संभालेगा तो ये निसंदेह आप जान लीजिए, इस बात का यकीन है हमें कि जो देश में अराजकता फैलती है वो अराजकता कम हो जाएगी। लेकिन पढ़े लिखे आदमी के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। कौन पढ़ा लिखा है? मऊ की बात करें, मऊ के लिए करेंगे या नेशनल लेवल की बात करेंगे? हम मऊ की घोसी लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। घोसी लोकसभा की अगर आप बात कर रहे हैं तो राजू राय हैं, जो एक पूरा हब चला रहे हैं, उनको भी देखा जा सकता है। और वहीं अभी अगर राजभर जी को देखा जाए तो उनकी भाषा शैली से, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, ये तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी सामने नहीं आई है, लेकिन भाषा शैली से पता चलता है कि वो किस स्तर के आदमी है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया से जो सपा प्रत्याशी हैं लड़ाई रहेगी, जो गठबंधन में सीट गई है एनडीए के सुबह सपा में? हाँ, इस टाइम माहौल बन गया मऊ का ना, जो मुख्तार अंसारी के मरने के बाद एक माहौल बन गया है। अच्छा, मुख्तार अंसारी के मरने से और लोकसभा चुनाव से कैसे सिंपैथी लोगों की जुड़ गई है और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मुख्तार शरीर मर गया है लेकिन नाम जीवित है। अब वो एक मुख्तार नाम नहीं बल्कि एक लोगों के अंदर एक सोच बन गया। जैसा आपने देखा होगा कि जबरदस्त सख्ती थी, हर सख्ती के बाद भी मुख्तार अंसारी का जब चुनाव नहीं लड़ सके इससे पहले विधानसभा का, तो उन्होंने अपने लड़के को अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाया और अब्बास अंसारी चुनाव जीत गए। वहीं उसके बाद फिर अभी आप देखेंगे इधर कि लाख सख्ती थी मुख्तार अंसारी के नाम पर। एक खौफ था कि उनके समर्थकों को, उनके सपोर्टर को मुख्तार अंसारी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, कार्रवाइयां तरह तरह की। लेकिन आज इस बात का लोगों ने एक मैसेज दिया है कि किसी तरीके का कोई अराजकता नहीं फैलाया और शांतिपूर्ण तरीके से लगभग लाखों का मजमा उनके घर तक, दरवाजे तक पहुंच गया है। जबकि मुख्तार अंसारी लगभग 20 साल से पब्लिक के बीच में नहीं थे। तो ये एक सोच जो है ना, ये सोच कहीं ना कहीं आज गाजीपुर में देखने को मिली है कि लोग किधर जा रहे हैं। तो ये थे, इन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसका भी कुछ असर पड़ने वाला है और इनका कहना है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पे भी यहाँ की जनता भरोसा करेगी। और हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। कुछ और लोग भी हैं यहाँ, चूँकि चाय की भी दुकान है और बगल में कुछ नाश्ते वगैरह की भी दुकान है और कुछ लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमन पांडे। रमन जी, चुनाव होने वाला है घोसी लोकसभा का, क्या लग रहा है, क्या स्थिति होगी? देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में लड़ाई है और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और चुनाव यहाँ राजू राय जी जीतेंगे। क्या वजह लग रही है कि राजू राय चुनाव जीतेंगे? उसके पीछे क्या तर्क है आपका? एक अच्छे जनप्रतिनिधि को घोसी की जनता की जरूरत है। मैं ज्यादा पीछे की बात न करके 2014 से आपको शुरू कर रहा हूँ। हरिनारायण राजभर जी यहाँ बने थे सांसद और डबल इंजन की सरकार शुरू हो गई थी उत्तर प्रदेश और केंद्र में। लेकिन हरिनारायण राजभर जी ने कवि जी के गांव को गोद लिया था, डुमरांव के गांव को गोद लिया था। उसके बाद हमारे विधानसभा में जाएंगे तो ऐसे गांव को गोद लिए थे, चक्की मूसाडी, जो हमेशा बाढ़ में रहता है कि वहाँ काम भी कराएंगे, फर्जी तो बच जाएंगे। तो जनता अब विकास करने वाले जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है कि जो सारे वर्गों की बात को देश के सबसे बड़े पंचायत संसद में ले जाने का काम करे। यहाँ का रोजगार ठप है भाई, बुनकरों की नगरी है। आज इतनी बुनकरों की हालत खराब है, वहाँ पे उनका धंधा इतना, जो साड़ी का व्यापार है, इतना मंदा हो गया है कि वो फांका कसी के शिकार हो रहे हैं। तो सारे लोगों का यह राय बन रहा है कि राजू राय जी एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि न रहते हुए, अभी तो चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन मलेशिया से लोगों को लाने का काम बच्चों को किया उन्होंने। और कोविड में जिस समय पूरे देश में महामारी फैल गई थी, सारे लोग घरों में कैद हो गए थे, तो राजू राय जी ने सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया था। तो जनप्रतिनिधि बनना और बन के कार्य करना। 2019 में एक आए साहब, चुनाव जीत के चले गए, 5 साल जेल में बीत गए। तो जनता के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच का होना चाहिए, वो जनता के बीच में आवे और अपनी बात को रखे और जनता की मदद करे। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक जी, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, ये जनप्रतिनिधि स्थानीय होना चाहिए, लोगों की बात समझे। चुनाव हमारे घोसी का है, आखिरी चरण में है, 1 जून को मतदान है। 2 दलों से एनडीए और इंडिया से आपको मालूम ही है प्रत्याशी आ चुके हैं, क्या लग रहा है स्थिति? अभी बसपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए, यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उसको देख के तो यही लगता है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जनता में अपना समर्थन पहले ही से खो चुके हैं। वो बार बार पार्टी बदलते हैं, पैसे लेके जो है चुनाव जीत इधर उधर करते हैं, ये जनता जान चुकी है। और उनके विश्वस्त, खास उनके विश्वस्त उन पार्टी से अलग हो चुके हैं, उनको अपने वर्ग का भी वोट नहीं मिलेगा इस बार। तो यहाँ तो जो है क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है
इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है। और यहाँ ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में ये स्थिति है कि बहुत फाइट है। बीजेपी का तो नारा है 400 पार, मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट देने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन है बहुत मुश्किल। बस ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल है बीजेपी की राह। 400 पार का नारा वो भले ही कह रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं लोग मुश्किल है। और यहाँ इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बता रहे हैं कि वो चुनाव में लीड करने जा रहे हैं। अब तो आने वाला समय बताएगा कुछ लोग। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश आर्य, जेपी आर्या। जेपी जी, आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार घोसी में? सिर्फ बसपा के प्रत्याशी का इंतजार किया जा रहा है। बस 2-3 दिन के अंदर प्रत्याशी जैसे ही आ जा रहा है, उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। और रह गया सवाल जो है छड़ी की, तो छड़ी तो भाजपा के सहारे खड़ी है ना, और भाजपा जान रहे हैं कि यहाँ पे किस स्थिति में तो कितना मदद करेगी। और यह ओम प्रकाश राजभर किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत जातिवार सबको सबका नंबर डायल किए हैं। जनता भी खोज रही है कि बस जो 1 जून आ जाए, उसके बाद हम अपना निर्णय सुना देंगे। तो क्या बसपा से कैंडिडेट के इंतजार कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि बसपा लड़ाई में आएगी या त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी यहाँ? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाह रहा हूँ कि आप पिछला विधानसभा चुनाव का डाटा उठाकर देख लीजिए, वोट प्रतिशत उठाकर देख लीजिए। हर विधानसभा में 15,000 से लेकर के 35,000 तक चमारों का वोट समाजवादी पार्टी को गया, इसी 5 विधानसभा में। और आज पूरी वोटों की सिर्फ गिनती कर लीजिए तो 2,73,000 हो रहा है। तो आज बसपा 2,73,000 से स्टार्ट करेगी। तो इनका कहना है कि अभी बसपा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, और अभी बसपा के उम्मीदवार जब आ जाएंगे तो जो चुनावी स्थितियां हैं कुछ और बदल सकती हैं। तो यहाँ हमने लोगों से जो बात की उसमें लोगों का जो राय रहा अलग अलग रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पे, उनके चेहरे पे हम वोट देंगे, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है उनकी ही बात कर रहे हैं। और जो AK शर्मा है नगर विकास मंत्री, उनका चेहरा चूँकि मऊ उनका गृह जनपद है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने इंडिया गठबंधन से समाजवादी प्रत्याशी राजू राय के पक्ष की बात की। तो कुल मिला जुला के अभी जो स्थिति है वो मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ का कहना है कि बीजेपी यहाँ अच्छी टक्कर देगी या चुनाव में जीत हासिल करेगी। कुछ कह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के जो मानने वाले लोग हैं या उनको वोट करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि अभी बसपा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए 2-3 दिनों 4 दिनों बाद या जब भी आने वाले समय में बसपा का उम्मीदवार आएगा तो मऊ की घोसी लोकसभा सीट पर स्थितियां बदलेंगी और कमोबेश जो चुनावी समीकरण भी दिखाई दे रहे हैं वो आने वाले समय में अलग होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 1 जून को जब मऊ की घोसी सीट पर ये सभी मतदाता अपने मतदान के लिए पहुंचेंगे, उस समय तक घोसी सीट का राजनीतिक माहौल क्या होता है और किस तरह की समीकरण बदलते हैं। जबकि वहीं कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी इससे जोड़ा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी इंडिया अलायंस और खासतौर से समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचने वाला है। तो अलग अलग बातें रही, अलग अलग राय रही और तमाम लोगों ने बेबाकी से अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा की। अब आने वाले 4 जून को जब चुनाव नतीजे आएंगे तब यह मालूम होगा कि मऊ की घोसी की यह जनता अपने कौन से सांसद को चुनती है। दुर्गा किंकर सिंह, आज तक, मऊ।